नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इससे पहले हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी की सीरीज़ में आज हमारा अगला लेक्चर है। ठीक है, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के संगठन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। इससे पहले हमने वायुमंडल के बारे में अच्छे से चर्चा की हुई है ना। तो वायुमंडल में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर, है ना, जो वायु का एक घेरा है ना, वायु या फिर आप गैसों बोल लीजिए, वायु का जो घेरा है उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, और यही जो वायु है हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, हमारे ऊपर हमेशा एक दाब या फिर प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन की फॉर्म में यदि हमें बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि धरातल या सागरीय सतह पर, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो वायु के द्वारा दाब क्रिएट किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब, है ना। चलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, धरातलीय या सागरीय सतह पर, है ना, धरातलीय या सागरीय सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ द्वारा लगाया गया दबाव। ठीक है, ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है वायुमंडलीय दाब की। ठीक है, देखिए इसको समझिए थोड़ा। धरातलीय या सागरीय सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ द्वारा लगाया गया दबाव। ठीक है, लगाए गए दबाव को क्या बोलते हैं हम, वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। इसको थोड़ा डेफिनेशन को आप समझिए। प्रति इकाई मैंने लिखा है ना, प्रति इकाई का मतलब ये है, मान लीजिए ये एक जगह है ना पृथ्वी पर, ये एक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है ना, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रति इकाई इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो इसका जो प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है, इस पर जो वायु स्तंभ का मतलब क्या है ना, वायु स्तंभ मैंने लिखा है। तो इसके ऊपर जो पूरी वायु है ना, ये वायु का एक स्तंभ है, वायु का जो भी घेरा है इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी गणना की जाती है तो एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल की जाती है ना, इसलिए हमने ऐसा लिखा है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसका हम मापन देखते हैं कि मापन किसके द्वारा किया जाता है ना। तो एक यंत्र होता है बैरोमीटर, है ना, बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वनडे एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैरोमीटर किस लिए यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब हम जो मापते हैं वो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मापन। अगली बात हो जाएगी इसकी इकाई क्या होती है ना। तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है मिलीबार। ठीक है, मिलीबार या फिर हम बोलते हैं एमबी, है ना, मिलीबार या फिर एमबी। ठीक है, तो इसकी इकाई मापन। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। इसका पहले हमने देखा मापन, इसको मापते किससे हैं, बैरोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिससे हम वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। अगली बात हमने की इकाई, इसकी इकाई है मिलीबार या फिर एमबी। चलिए ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ एमबी क्या होता है, मिलीबार क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 स्क्वायर 1 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब यदि इस पर मान लीजिए 1 ग्राम हवा, ठीक है, 1 ग्राम वायु दाब, ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर
मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर, ठीक है, 1 ग्राम वायु का दबाव पड़ रहा है तो वो 1 मिलीग्राम के बराबर होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? तो ये होती है मिलीग्राम। ठीक है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर यदि, ठीक है, 1 ग्राम वायु का दबाव पड़ रहा है तो उसे हम मिलीबार बोलते हैं, 1 मिलीबार। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 MB। ठीक है, 1 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर बराबर 1 ग्राम बराबर 1 MB। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ और समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, अब जो हमारी कुछ वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे पवन चलती है, ठीक है, हवा, ठीक है, वर्षा, बादल, तूफान। ठीक है, हवा, वर्षा, बादल, तूफान, ये जो भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, तो इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब एग्जाम्पल नहीं, आपको एक लाइन पॉइंट ऐसा करके लिखना है कि हवा, वर्षा, बादल, तूफान आदि वायुमंडलीय घटनाएं, वायुमंडलीय दाब के कारण निर्धारित होती हैं। ठीक है, ये एक लाइन लिखी मैंने, एक पॉइंट लिखा है, हवा, वर्षा, बादल, तूफान आदि वायुमंडलीय घटनाएं वायुमंडलीय दाब के कारण निर्धारित होती हैं। अर्थात जब भी हवा चलती है, कोई तूफान आता है ना, वर्षा होती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कारण होता है वो वायुमंडलीय दाब कारण होता है। अब जब आपको ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लेक्चर के एंड तक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे, है ना। तो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, यदि आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं जो कि एग्जामों में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका यंत्र क्या बताया था मैंने? बैरोमीटर बनाया था। ठीक है, तो यदि बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट, ठीक है, पहला मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल मत लिखिए। ठीक है, यदि मान लीजिए जो बैरोमीटर है, जो कि वायुमंडलीय दाब मापने का एक यंत्र है, ठीक है, इसमें यदि इसकी रीडिंग में यदि गिरावट हो रही है तो क्या होगा? ठीक है, यदि इसकी रीडिंग में गिरावट होती है तो क्या होगा? तूफान आएंगे और चक्रवात आएंगे। ठीक है, तूफान, चक्रवात आदि आते हैं। अब क्यों आते हैं? आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्यों आते हैं? ठीक है, तो देखिए अब हम समझते हैं। यदि मान लीजिए बैरोमीटर है, ठीक है, ऐसा हम थर्मामीटर जैसे एक बना लेते हैं, ये एक बैरोमीटर, ठीक है, इसकी रीडिंग में यदि गिरावट आ रही है, ठीक है, तो बैरोमीटर की रीडिंग में यदि गिरावट आ रही है तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम हो रहा होगा, है ना। क्या हो रहा होगा? वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है वो कम हो रहा होगा कि नहीं, है ना। मैंने क्या लिखा है? बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट हो रही है। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। यदि इसकी रीडिंग में गिरावट आ रही है, मतलब क्या है कि वायुमंडलीय दाब में कहीं ना कहीं गिरावट आ रहा है। ठीक है, तो जब वायुमंडलीय दाब, यहाँ पे मैं गिरावट लिख देता हूँ, गिरावट आ रही है, ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या है? वायुमंडलीय दाब में गिरावट आ रही है, इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब नीचे गिर रहा है और लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हवाएं हैं, ठीक है, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से, ठीक है, लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए दिमाग में फीड कर लेना है। जो भी हम हवाएं, आगे हम जब अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी काम आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी हवाएं होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बिठा लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बना था? लो प्रेशर का क्षेत्र। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं मूव करती हैं। तो जो भी यहाँ की क्षेत्र की हवाएं होंगी वो इस साइड की ओर मूव करने लगेगी, जहाँ पर
लो प्रेशर का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, तूफान आएंगे और चक्रवात आएंगे। तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बैरोमीटर की रीडिंग में यदि गिरावट हो रही है तो तूफान और चक्रवात क्यों आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब में गिरावट होती है, उसकी रीडिंग में गिरावट होती है और वहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिससे वहाँ की ओर हवाएं चलती हैं और इससे तूफान और आंधी वगैरह आती हैं, ठीक है। चलिए, है ना, दूसरा पॉइंट इसमें समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे हवाएं जो होती हैं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं ना। चलिए दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट समझिए। एक तो हमने समझा बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट, है ना। अगला पॉइंट है बैरोमीटर की रीडिंग का ऊपर चढ़ना, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है। पहले हमने क्या देखा, बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट, और फिर दूसरी मैंने आपको यहाँ पे लाइन लिखी है बैरोमीटर की रीडिंग का ऊपर चढ़ना, ठीक है। जब देखिए बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर चढ़ेगी तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एपी लिखा है मैंने, ठीक है। एपी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, क्योंकि रीडिंग ऊपर जा रही है। तो जब वायुदाब बढ़ेगा तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हवाएं होंगी वो लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी, मतलब इस क्षेत्र से बाहर की ओर जाएंगी जहाँ भी उनको लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होता है मौसम साफ, है ना। इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मौसम साफ रहेगा, ठीक है। और प्रति चक्रवात की स्थिति बनेगी, है ना, प्रति चक्रवात की स्थिति बनेगी। बात क्लियर है दोनों। बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे तूफान आ रहा है, कैसे मौसम साफ है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मौसम साफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बना और यहाँ से जो भी हवाएं थी वो बाहर की ओर मूव कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे तूफान क्यों आ रहा था, क्योंकि लो प्रेशर का क्षेत्र है, हवाएं उस ओर आ रही हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगली बात करते हैं, ना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि बैरोमीटर की रीडिंग का पहले तो गिरना और फिर वापस से ऊपर उठना, है ना। ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। चलिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, बैरोमीटर की रीडिंग का गिरना फिर धीरे धीरे ऊपर उठना, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ये वनडे एग्जामिनेशन जो भी होते हैं, रेलवे वगैरह, है ना, और भी जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये पूछे जाते हैं कि बैरोमीटर की रीडिंग का गिरना और फिर धीरे धीरे ऊपर उठना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, बारिश होती है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ऐसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट होता है तो क्या होता है, बैरोमीटर की रीडिंग में ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है, बैरोमीटर की रीडिंग गिरती है फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर तूफान आ रहा है, यहाँ पर मौसम साफ रह रहा है और यहाँ पर बारिश हो रही है। चलिए, तो इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें समझा दी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कोई भी डाउट है दोस्तों, आप तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं समदाब रेखाओं की, है ना। समदाब रेखाएं या फिर इसको बोलते हैं आइसोबार, है ना, आइसोबार लाइन या फिर समदाब रेखाएं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ठीक है। तो धरातल पर खींची गई, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो बता रहा हूं मैं, कि धरातल पर खींची गई ऐसी लाइन जो कि समान दाब या फिर समान प्रेशर वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, समदाब रेखाएं। जैसे मान लीजिए हमारा ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, यहाँ पे मान लीजिए 1000 MB वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। यहाँ पर भी 1000 MB है, ठीक है, 1000 MB यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है,
ठीक है। तो इसको एक लाइन जो मिला रही है ना, ये काल्पनिक लाइन है ना, जब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर खींची गई है, ये काल्पनिक लाइन है। जो भी होती है अक्षांश, देशांतर, आइसोबार, आइसोहेल है ना, ये सब, तो ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम समदाब या फिर आइसोबार लाइन्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, समदाब रेखा, समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है। देखिए थोड़ा राइटिंग यदि आपको समझ में नहीं आया, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ क्योंकि धीरे धीरे लिखूंगा, काफ़ी लेक्चर लंबा हो जाता है ना, तो मैं बोलते भी जाता हूँ, इसलिए आपको लिखते जाया करिए। धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब एक बात आपको यहाँ याद रखना है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको समदाब नहीं याद रखना, ठीक है, वो तो याद ही हो जाएगा कि समान दाब वालों, ठीक है। आइसोबार याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में पूछते हैं आइसोबार लाइंस क्या होती हैं। तो यदि आप हिंदी में पढ़ के गए हैं, है ना, इंग्लिश का आपको पता नहीं, तो वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो आइसोबार लाइंस आपको याद रखनी है कि धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। बात समझ में आ गई, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं यहाँ पर, रॉकेट साइंस है ना। चलिए अब अगला पॉइंट है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या होता है, अब इसको समझिए। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो हो गई भैया समदाब रेखाएं है ना, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये 1000 MB है। MB मतलब क्या है, मिलीवार है ना, जो कि इसकी इकाई है, यूनिट है वायुमंडलीय दाब की। ठीक है, जो बैरोमीटर से हम मापते हैं। ठीक है। तो ये 1000 ग्लोब में हमारे 1000 MB वाली लाइन है। अब मान लीजिए हम थोड़ा सा दूर चले, ठीक है, यहाँ पर रीडिंग चेंज हो गई। यहाँ पर मान लीजिए वायुदाब है 900 MB है ना, 900 मिलीवार। ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी 900 MB है। ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि 900 MB की लाइन बन गई। ठीक है। फिर थोड़ा दूर चले, फिर यहाँ पे मान लीजिए 800 MB की लाइन बन गई। ठीक है। ऊपर 1000 थी, फिर 900, फिर 800। तो ये जो वायुदाब में चेंज हो रहा है ना, वायुदाब में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं दाब प्रवणता। ठीक है। तो इसके हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, दो स्थानों के मध्य दाब के अंतर को हम दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है। दो स्थानों के मध्य दबाव के कम होने की दर को हम दाब प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आ गई। दो स्थानों के मध्य दबाव के कम होने की दर को हम क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता। या चेंज होने की दर को हम बोलते हैं दाब प्रवणता। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 1000 था, फिर यहाँ पे 900 की एक लाइन बनी, फिर 800 की बनी। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं दाब प्रवणता। ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, ये भी आप लिख लीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं दाब प्रवणता को, है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ आप चीज़ें समझिए। देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, है ना। देखिए मान लीजिए ये 1000 MB की लाइन थी। ठीक है। ये इस प्रकार से ये 1000 MB की लाइन थी। ठीक है। थोड़ा सा दूर चलने पर ये चेंज हो गई, 900 की हो गई, है ना। ये हो गई 900 MB की लाइन। फिर थोड़ा दूर चला, फिर ये 800 हो गई, है ना। फिर थोड़ा चलिए 700। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा कम दूर चलने पर दाब चेंज हो रहा है। ठीक है, दाब प्रवणता, है ना। तो जब ये कम दूरी चलने पर दाब चेंज हो रहा है ना, तो दाब प्रवणता क्या होगी, अधिक होगी, है ना। दाब प्रवणता अधिक होगी, दाब प्रवणता अधिक होगी। ठीक है। जब कम दूरी चलने पर, ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है तो दाब प्रवणता अधिक होगी। ठीक है। और मान लीजिए ये 1000 की लाइन थी। ठीक है, 1000 MB थी। फिर हम चले, ठीक है, काफ़ी दूर चले, यहाँ पर भी 1000 थी, तो 1000 की लाइन थी, 1000। फिर काफ़ी दूर चलने पर मान लीजिए यहाँ पर 900 हुई। ठीक है। फिर और दूर चले, फिर यहाँ पे मान लीजिए 800 हुई।
ठीक है 800 हुई। तो जब काफ़ी दूर चलने पर ठीक है दाब चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, दाब प्रवणता ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दाब प्रवणता कम होगी। ठीक है, यदि कम दूरी चलने पर ठीक है दाब या फिर प्रेशर चेंज हो रहा है तो दाब प्रवणता ज़्यादा होगी। यदि ज़्यादा दूरी चलने पर दाब चेंज हो रहा है तो दाब प्रवणता कम होगी। ठीक है, अब जहाँ पर दाब प्रवणता ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी। हवा क्या चलेगी, तेज चलेगी। कैसे चलेगी, देखिए यहाँ पर 1000 था, ठीक है, फिर यहाँ पर कम हुई, ठीक है, लो प्रेशर बना तो हवाएं तेज़ी से यहाँ पे चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे चला तो फिर तेज़ी से चलेंगी, जबकि यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पर स्पीड कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, हवाएं स्लो चलेंगी। ठीक है, हवाएं स्लो चलेंगी। ठीक है, तो दाब प्रवणता यदि अधिक है तो हवाएं तेज चलेंगी, दाब प्रवणता कम है तो हवाएं धीरे चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर समदाब रेखाएं जो हैं ये समदाब रेखाएं हैं। ठीक है, समदाब रेखाएं, तो यहाँ पर समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी, यहाँ पर समदाब रेखाएं पास पास होंगी। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो दाब प्रवणता अधिक होती है, हवाएं तेज चलती हैं। जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं दाब प्रवणता कम होती है, हवा स्लो होती हैं, स्लो चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, चलिए, समदाब, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। समदाब रेखाएं दूर दूर, है ना, जब समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी, ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो क्या होगा, दाब प्रवणता अधिक। ठीक है, दाब प्रवणता अधिक, ये एरो बना रहा हूं मैं। ठीक है, और क्या होगा, हवा तेज चलेगी, हवाएं तेज चलेंगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप लिखिए, जब समदाब रेखाएं पास पास होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पास पास। ठीक है, समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो दाब प्रवणता क्या होगा, दाब प्रवणता कम होगी। ठीक है, और हवा स्लो चलेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, कैसा भी घुमा के क्वेश्चन, है ना। चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। समदाब रेखाएं क्या होती हैं, धरातल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को हम समदाब रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, दाब प्रवणता या फिर प्रेशर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, दो स्थानों के मध्य दबाव के कम होने की दर को हम दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, या फिर दो स्थानों पर जो चेंजेस हो रहे हैं प्रेशर में उसको हम दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यदि समदाब रेखाएं दूर दूर हैं, मतलब दूर जाने पर चेंजेस हो रहे हैं ना प्रेशर में, तो दाब प्रवणता अधिक होगी, हवाएं तेज चलेंगी। यदि समदाब रेखाएं पास पास हैं तो दाब कम होगा और हवाएं स्लो चलेंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए अब लास्ट पॉइंट हमें याद रखना है, जो वायु दाब है उसको प्रभावित करने वाले कारक और देखना है हमें ना। चलिए, है ना, अगला पॉइंट है वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखिए साथ में प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, है ना, क्योंकि एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ और लिख भी देता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। चलिए, है ना, अगला जो पॉइंट है वो है वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, तो पहला हो जाएगा तापमान, टेम्परेचर, है ना, तापमान। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, देखिए जो तापमान और वायुमंडलीय दाब है ना, तापमान और जो वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, इनमें उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है, मतलब ताप ज़्यादा होगा तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। ठीक है, दाब ज़्यादा होगा तो तापमान कम होगा। ठीक है, जैसे आप देखा होगा ये, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, बीच में विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, ये कर्क रेखा मकर रेखा वाला आप बोल सकते हैं, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, जब गर्म रहता है तो क्या बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है ना, यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर का क्षेत्र। ठीक है, जबकि ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है आपको कि जो तापमान है और वायुमंडलीय दाब है इसमें उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है ना, व्युत्क्रम
क्रम या फिर उल्टा संबंध है। तापमान ज़्यादा होगा तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा तो तापमान कम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई या फिर हाइट, हाइट है ना, हाइट। हाइट कैसे इसको प्रभावित करती है, तो हाइट को समझिए। ठीक है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्युत्क्रम संबंध। आप लिख लीजिए अगर, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, क्योंकि लिखते हैं तो टाइम भी ज़्यादा जाता है ना, कोई मतलब नहीं है, बोल तो देता हूँ मैं, तो आप लिख सकते हैं। इससे आपकी लिखने की, नोट्स बनाने की हैबिट भी आएगी, है ना। चलिए, ऊंचाई, ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए ये सागर है ना, ये मान लीजिए समुद्र तल है, समुद्र तल है। तो जो समुद्र तल होता है ना, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। एक आप नोट बना के लिखिए, समुद्र तल में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो समुद्र तल होता है ना, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सर्वाधिक होता है। अब बोलेंगे आप सर इसका रीज़न क्या है, धरातल पर क्यों नहीं होता, तो उसका रीज़न है, देखिए, जो समुद्र तल होता है ना, यहाँ पर जो जल होता है उसका वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जल का वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है, तो जब वो जल का वाष्पीकरण होगा तो वो हवा मिलेगा। ठीक है, जब हवा में मिलेगी वो वाष्प, तो जो हवा है अपने आप भारी हो जाएगी ना, और हवा जब भारी हो जाएगी तो अपने आप यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समुद्र तल का जो वायुमंडलीय दाब है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, समुद्र तल का जो वायुमंडलीय दाब होता है एवरेज 1013.25 MB मिलीबार होता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, जो समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब होता है वो 1013.25 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और करीब आप देखेंगे तो 6 किलोमीटर ऊपर जाने पर, करीब 6 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर ये लगभग आधा हो जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं 506 समथिंग MB ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात प्रूफ हो गई कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। ठीक है, तो आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि हाइट बढ़ने के साथ साथ या फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। एक और कारण क्या है, देखिए, जब आप सतह पर रहेंगे, धरातल पर रहेंगे, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं वायु में, धूल होता है, धुआं होता है, जिससे जो वायु हवा है, ठीक है, उसमें भारी गैसें मिल जाती हैं और जो वायु का दाब है, वो प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी है कि नीचे की हवा जो होती है वो भारी होती है, गैसें भारी होती हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब है वो कम होता है। चलिए, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा वायु का संगठन, जो अभी मैंने बताया, वायु का संगठन। ठीक है, देखिए, वायु में क्या होता है, जो नीचे की वायु होती है, धरातल के पास की वायु होती है, वो ज़्यादा भारी होती है, इसलिए धरातल के पास का जो वायुमंडलीय दाब है वो अधिक होता है। उसका रीज़न क्या है, बहुत सारी गैसें हैं, धूल हैं, धुआं हैं, ये सब वायु में मिलता है और ये भारी गैसें होती हैं, और जब उसके साथ मिलती हैं तो ठीक है, जो धरातल के पास की वायु होती है वो भारी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं कि वायु के संगठन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि जो धरातल के पास की वायु होती है उसमें धूल, धुआं आदि जब ये गैसें मिलती हैं उसमें, ठीक है, तो उससे नीचे वाली जो हवा होती है, वायु होती है, वो भारी हो जाती है, इसी कारण धरातल के पास की वायु भारी होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप एक लिख सकते हैं, वायु का संगठन, और ये भी इसको प्रभावित करती है। अगला है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, जब पृथ्वी घूमती है ना, तो अपकेंद्रीय बल लगाती है, अपकेंद्रीय मतलब बाहर की ओर। जब पृथ्वी घूमती है तो बाहर की ओर बल लगाती है, और उससे जो हवाएं भी चलती हैं तो वो बाहर की ओर फेंकी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का घूर्णन भी इसमें एक कारण है वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में। ठीक है, और अगला हो जाएगा मानवजन्य कारण, मानवजन्य। तो मानवजन्य कारण भी इससे, वायु का जो मैंने संगठन बताया उससे कहीं रिलेट करता है। मनुष्य इतना प्रदूषण करता है, धुआं फैक्ट्रियों से, है ना, धुआं वगैरह, ठीक है, बहुत सारी गैसें करता है, और वो जब जाकर के हवा में मिलती हैं तो जिससे भी वायुमंडलीय दाब कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। नीचे की जो गैसें होती है उसमें वेट बढ़ता है और वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता है, इससे वायुमंडलीय दाब प्रभावित होता है। तो ये कारण है तापमान, ऊंचाई, वायु का संगठन, पृथ्वी का घूर्णन और वायुजन्य कारण। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छे से आपने सुना है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये आप आराम से ये लिख सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ हमने अच्छे से यहाँ पर डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ कवर की है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना। यदि आपको कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़िए। इसके अलावा
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।